वैश्विक महामारी हम सुनने में आ रही है। भले ही वो शब्द कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और इसने पिछले 2 वर्षों में बहुत पूरे विश्व को परेशान भी किया। बड़ी से बड़ी महाशक्तियाँ घुटनों पे आ गई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इससे भी 10 गुना बड़ी एक महामारी पिछले 40 वर्षों में लगातार इस विश्व में मौजूद है और प्रतिवर्ष इससे 1 करोड़ 80 लाख लोग मृत हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आपको ज़रूर हैरानी होगी। तो इस बीमारी का नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। तो ये हम लोग इसको बहुत ही कम मानते हैं, कारण ये एक संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन आए दिन आप आस पड़ोस अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी की शुगर बढ़ गई, कोई हार्ट के रोग से पीड़ित हो गया। तो इसको इतने भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। तो बड़े बड़े विकसित देशों ने ये देखा कि लगातार जो संक्रामक रोग हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, जबकि पिछले 40 वर्षों में ये हार्ट की बीमारी 4 गुना बढ़ चुकी है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, इतनी मेडिसिन आ गई, फिर भी जो है ये बढ़ती क्यों जा रही है। इसी को रोकथाम करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाने लगा, जो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ये एक असंक्रामक रोग है और अच्छी बात ये है कि अगर हम केवल एक सामान्य जागरूकता, एक नॉर्मल हार्ट चेकअप, पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करें तो 80% से ज़्यादा इसकी रोकथाम करी जा सकती है। देखिए, इतनी बड़ी महामारी, केवल एक जागरूकता आ जाए, लोगों में स्वस्थ जीवन शैली के बारे में अपने विचार आ जाएं, तो इसको रोका जा सकता है। अब इसमें क्या रिस्क फैक्टर, जोखिम क्या होते हैं, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर, बड़ा ही लोग इसको हल्के में आंकते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी पनपती है और अंदर हार्ट को, ब्रेन को, उनकी नसों में रुकावट उत्पन्न करती है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक का एक रूप ले लेती है। इसी तरह से शुगर, इसी तरह से खान पान में अनियमितता, जैसे कि ज़्यादा फैट वाला डाइट ज़्यादा प्रचलित हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गई है डाइट की। पहले हम लोग जो है फ्रूट्स वेजिटेबल बेस्ड डाइट पे थे, आजकल फैट रिच डाइट है, जो फास्ट फूड है उस पे आ गए हैं। इसी तरह से स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, ये एक खान पान के गलत जो है आते हैं इनके। प्लस जो मानसिक तनाव है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो भी आज के समय में ज़्यादा बढ़ गया, जबकि शारीरिक एक्टिविटी या शरीर की हरकत है, चलना फिरना लोगों का कम हो गया। ये सारे जो जोखिम है इसको अल्टीमेटली बीमारी का रूप ले लेते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक की बीमारी है। अब जहाँ तक भारत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो बोल दिया कि 2025 के बाद ये इस बीमारी की राजधानी बन जाएगा हमारा देश, जो कि बिल्कुल ही चिंता में डालने वाली बात है। हार्ट की बीमारी जो हमारे हिंदुस्तानी लोगों में है वो बाकी विश्व की बजाय 10 साल पहले डायग्नोज हो रही है। जो 50 साल में बन रही थी पूरे वर्ल्ड में, यहाँ 40 साल में बनने लग गई। तो ये जो है चीज़ क्यों हो रही है, इसका मेन कारण मैं वही बोलूँगा कि डाइट में इतना ज़्यादा अंतर आ गया ना, लोग वेस्टर्न बेस्ड डाइट पे चले गए। वेस्टर्न लोग हमारे डाइट की, हमारे जीवन शैली को अपना रहे हैं और हम उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी तरह से मोबाइल और लैपटॉप, ये जो है शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ाते हैं, चलना फिरना कम हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर जो है आपका हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यूथ का आजकल इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षण होने लग गया, मानसिक तनाव ये ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर हम इनको एक एक करके अपनी लाइफ से माइनस करें तो काफ़ी ज़्यादा इस रिस्क को घटाया जा सकता है। आए दिन आपको पता लगता होगा कि फलाना रिश्तेदार भी आईसीयू में दाखिल हो गया, हार्ट अटैक आ गया। भाई वो बना क्यों? कोरोना वायरस की तरह वो ये एकदम से एक दूसरे को संक्रमित नहीं करता, लेकिन ये पनपता है। पिछले गत 8 से 10 वर्षों में आप क्या करते रहे हो? तो आपने आसपास साथियों को देखते हो कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा सा शुगर बढ़ गया, बड़ा ही हल्के में लेते हैं लोग, जबकि ये एक बीमारी पनप रही है। आपको इस तरह से लेना चाहिए और आगे जब ये अपना असर दिखाएगी, ये धमाका करेगी, तो बड़ा ही लोग परेशान होते हैं भी ये कैसे बन गई, कल तो ये ठीक था, परसों तो ये ठीक था। तो इसकी रोकथाम के लिए ही, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष जो है 29 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पब्लिक को एजुकेट करना, कुछ रिटर्न पैम्पलेट्स होते हैं हिंदी में लिखे हुए, उनमें बांटते हैं। फ्री ब्लड प्रेशर है, फ्री शुगर जांच है, फ्री ईसीजी जांच है। तो पेशेंट समय समय पर ओपीडी में आके संपर्क करता है 1-2 दिन पहले और 29 सितंबर को लेके। तो इस तरह से हम उसको जो है ज़रा सा अवगत कराते हैं भी वो कहाँ पे खड़ा है, क्या क्या रिस्क फैक्टर उसमें इकट्ठे हो रहे हैं शरीर में, और इनको कैसे माइनस किया जाए, कैसे इनको रोकथाम किया जाए, ताकि एक बड़ी बीमारी का ये रूप ना ले ले। तो यही मैं बताना चाहूँगा। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ आपके क्वेश्चंस। जी,
देखिए, जैसे हम लोग बेसिक कर ही रहे थे हार्ट अटैक या उससे पहले उसकी रोकथाम के लिए पहले एंजियोग्राफी वगैरह होती थी, एंजियोप्लास्टी स्टेंट वगैरह होते थे। अब ज़्यादा सीवियर बीमारी, तीनों नसों में रुकावट होती है, तो हम लोग जो है बाईपास का सुझाव देते हैं। वो डॉक्टर जयभगवान ढल हैं, काफ़ी सीनियर सर्जन, तो ये भी अब 24 घंटा इस सेंटर पे हो रही हैं। तो पहले तो है रोकथाम की बीमारी हमें हो ही नहीं, फिर अर्ली चेकअप कि हम जो है अगर रिस्क फैक्टर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा भी हो गया है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसको कैसे डील करें कि नौबत सर्जरी तक और बीमारी बढ़ने तक आए ही नहीं। फिर भी जो है उसके बाद ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं तो मेडिसिन का बारी आती है कि मेडिसिन से हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारी एक स्टेज से आगे ना बढ़े। और लास्ट अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम उसको पहले जो है पेशेंट को नहीं पता लगा, हार्ट अटैक आ गया, तो तरह तरह की जांचें और इलाज बने हैं जो एक छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़ी से बड़ी बाईपास सर्जरी तक, तो सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं और 24/7 की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, इसका सबसे एक्यूरेट वे क्या है कि बंदे को पता चले कि वो हार्ट की पेशेंट है? देखिए, बहुत एंजियोग्राफी तो आई थिंक सबसे लास्ट है, बिल्कुल। देखिए, बेसिक आपका जो ना हार्ट है, दिन भर ज़िंदगी भर चलता है, 24 घंटा बिना रुके ना, वो आपसे एक डिमांड करता है कि आप 45 मिनट रोज़ उसके लिए चलें। एक जो है ना, मैं बोलूँगा मदर ऑफ ऑल प्रिवेंशन, जो सारे रोकथाम की जो जड़ है, इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा। आपका वेट ठीक रहेगा, आप चलोगे आपको पता लग जाएगा, आपको सांस चढ़ रहा है कि नहीं, आपके ज़्यादा पसीने तो नहीं छूट रहे, आपको छाती में सीने में भारीपन, तो एक स्क्रीनिंग आपको डेली पता लग सकती है इस चीज़ से। फिर जो है रिस्क फैक्टर जो बैठने से पनपते हैं, बिल्कुल ही निष्क्रियता आ गई, आप चलते ही नहीं हो, आधा घंटा 45 मिनट, ब्लड प्रेशर बढ़ने पे इससे रोकथाम लगेगी, शुगर की बीमारी पे रोकथाम लगती है, ठीक है। तो ये बेसिक एक शारीरिक निष्क्रियता को अवॉइड करने का है। आपने एक रूटीन, एक नियम बांध लेना है कि आपने इतना वॉक करना ही करना है। ऑफिस में रहते हो पूरा दिन तो आपको वही लिफ्ट की तरफ देखना ही नहीं है, जहाँ है सीढ़ी का कोशिश करिए ताकि आपके काम के साथ साथ व्यायाम भी हो जाए। हर आदमी बिजी है, लेकिन भाई आपको जो है उसमें से ही टाइम निकालना पड़ेगा। फिर जो है बेसिक तरीके जो आप एक कमरे में बैठे बैठे हैं, योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें करो। इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि बहुत 50% से ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं पता लग पाता, उनको जोखिम है, तो भाई हिचकिचाइए नहीं। 40 साल से ऊपर आपकी आयु है, शुरुआती लक्षण भी आपको लग रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। एक सिंपल ओपीडी कंसल्टेशन में आपका ब्लड प्रेशर जांच हो जाता है, 5 मिनट लगते हैं, ईसीजी हो जाता है, शुगर चेक हो जाती है तुरंत। तो इनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमारी स्क्रीन हो जाती है। तो ये जो है अपना एक खुद आंकलन करना, फिर भी कुछ आपको डाउट लग रहा है तो एक रूटीन साल में एक बार का एटलीस्ट एक चेकअप 5-10 मिनट का आप डॉक्टर को इतना समय दीजिए, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ये पता लग सकता है और उनकी सेवाओं का लाभ मिल सकता है कि इनकी रोकथाम आप अर्ली स्टेज पे कैसे कर लें। बोलते हैं ना भी इलाज से परहेज़ अच्छा, तो इन चीज़ों को अगर आप करें तो आप में बीमारी नहीं आएगी, तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है एक्यूरेट वे कि हमें पता चल जाएगा आपको कि ये हार्ट पेशेंट है, इसके हार्ट में ब्लॉकेज है या शॉर्ट। देखिए हम मेडिकली क्या देखिए मेडिकल तरीके में सिंपल एक ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग खाली पेट करते हैं, 40 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति आता है ना बिना किसी लक्षण के भी, साल में एक बार हम कराने का उसको वो देते हैं, सुजेस्ट करते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल जो है 5 मिनट का भी काम नहीं है, आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो। तो इनसे आप 3 मुख्य जो रिस्क फैक्टर हैं उनको आप पहले कर सकते हो। कोई हार्ट की बीमारी हो इसी से पता लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो आपको पता लग जाएगा, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर तुरंत पता लग जाएगा। तो ये मेन 4 रिस्क फैक्टर हैं। उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अभी अगला स्मोकिंग कर रहा है, अभी इसको बोलो क्यों कर रहे हो, ड्रिंक कर रहा है क्यों कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस किसी को रहता है, अगेन इसको योगा प्राणायाम ये सिंपल तरीक़ों से बताओ बजाय कि नींद की गोली देने के। तो ये एक छोटी सी काउंसलिंग मैं बोलूँगा 1 साल में 15 मिनट आपके पास है कि नहीं है, वो डॉक्टर को दीजिए और अपना डेली आप 45 मिनट्स निकालिए। तो ये चीज़ें नहीं पनपेंगी काफ़ी हद तक। इन पे मैं बोला ना 80 to 85% तो आपकी इस काउंसलिंग से ही रोकथाम हो जाएगी। इंडिया में डेथ रेट कितना? देखिए डेथ रेट तो इंडिया में जो है 1/3 जो डेथ होती है ना टोटल, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से होती हैं। जो पहली प्रथम पंक्ति में तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसके बाद ही 5 बीमारियों को जमा कर देना, जिसमें कि मलेरिया है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें HIV है, तो इसकी संख्या उससे भी ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे है और अगली 5 बीमारियों से भी ज़्यादा इसकी संख्या है। तो लगभग जो है ये बोलते हैं इंडिया में प्रतिवर्ष 3 करोड़ मरीज़ नहीं आते हैं हार्ट की बीमारी के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। देखिए कितना बड़ा संख्या है ये पर ईयर। तो ये जो है 100 करोड़ से ऊपर की आबादी में ये 3 करोड़ का जो आंकलन हो रहा है, तो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी में जितने यहाँ पेशेंट जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा है। इसीलिए वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना इसको बोल दिया कि ये कैपिटल बन जाएगा आपका कंट्री अगर आप नहीं इसको रोकथाम करोगे। सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी में होंगे।
डायबिटीज़ में ऑलरेडी इंडिया कैपिटल बन चुका है। जो मैक्सिमम पेशेंट हैं, हर जो है उस पे बोलते हैं कि 4 to 5 पेशेंट आपका डायबिटिक हो रहा है, हर थर्ड पेशेंट आपका ब्लड प्रेशर का विक्टिम बन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और हम सोचते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों में तो कुछ भी नहीं था भाई, वो लोग 12-12, 16-16 घंटे खेत में काम करते थे, वेजिटेबल बेस्ड डाइट था उनका, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा होती थी, और अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है उसका। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी और स्टेंट की जरूरत कब पड़ती है आपको? देखिए, मैं बोलूँगा कि ये जब सारी प्रिवेंशन आपकी फेल हो जाती है ना, बिल्कुल जो है आप अपने ऊपर नहीं ध्यान देते, और बीमारियां अलार्मिंग पोर्शन में, ब्लड प्रेशर कई बरस से है, डायबिटीज़ की वजह से स्मोकिंग आपने नहीं रोकी, तो ये सीने में दर्द होना, छाती में दर्द उत्पन्न होना, बिल्कुल चलने फिरने पे थोड़ा सा आपका सांस चढ़ जाना, तो इसकी स्क्रीनिंग और इसका जो डिसीजन है डॉक्टर को लेना होता है। ईसीजी करके देखता है वो, आपकी ईसीजी में कमी आ रही है, इको का एडवाइस देता है, और ज़्यादा ही दिक्कत पाई जा रही है फिर एडमिट करके ये सब चीज़ें करी जाती हैं। मैं बोलूँगा कि 5% से कम पेशेंट होते हैं जिनमें। अब तो काफ़ी चेंज आ गया, ये माना जाता था कि ये सर्जरी जो है डॉक्टर साहब आपसे जी बड़ी महंगी सर्जरी है हार्ट, तो क्या अब उसमें कुछ कम हुआ है या कितने से स्टार्ट है? तो थोड़ा एक रफ आंकड़ा हमें दे। सर्जरी में पहला तो ये है कि जो कंपैरिजन होता है कि आप दिल्ली में कितने में हो रहा है और यहाँ में कितने में हो रहा है। हिसार से गुजरे, हिसार में हम लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख के नीचे में बाईपास सर्जरी कर देते हैं। वो उसमें सब कुछ मिला के बता रहे हैं आपको, दवाइयाँ, जांचें, हर चीज़ उसके अंदर आ जाता है। वो पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट आपका ये 4 to 5 मिनिमम रहता ही है। कैसे बाकी आयुष्मान भारत योजना है, उसमें ये कैशलेस बिल्कुल बिना किसी खर्चे के होता है। हार्ट का भी बाईपास सर्जरी यहाँ पे चालू कर दिया है हमने। लास्ट वीक 2 पेशेंट किए थे बाईपास, वो अब आयुष्मान के पैनल पे है, पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाल्व भी, बाईपास सर्जरी भी, ऑल टाइप ऑफ कार्डियक सर्जरी, सब आयुष्मान पैनल में जितने भी सर्जरीज एडवाइस हैं सब की सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेशेंट को कोई वो नहीं है। सर, पाम ऑयल का काफ़ी यूज बढ़ा है हमारे देश में। पाम ऑयल काफ़ी किसी भी चीज़ को बनाना है, वो क्या नुकसान करता है? देखिए, बहुत सारे जो है ना ऑयल्स अच्छे भी होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नहीं जमने वाले तेल वैसे मोटा मोटे माना जाता है ठीक होते हैं, क्योंकि उनमें जो एक फैटी एसिड्स है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो कि बॉडी के लिक्विडिटी, जो ब्लड की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छे होते हैं। उसमें सनफ्लावर ऑयल आता है, राइस ब्रान ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेटिबल, ऑलिव ऑयल बेटर है, तो इनको यूज़ करना चाहिए। पाम ऑयल चीपर है तो कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि इसमें क्या देखा गया है कि ऑक्सीडाइज होके ट्रांस फैटी एसिड बनाता है। ट्रांस फैटी एसिड एक चीज़ है जो ज़्यादा जमती है नसों के अंदर, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कमर्शियल सेक्टर में क्योंकि कॉस्ट उनको मैटर करती है, लेकिन अब ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिंजेंट मेजर ला रही है कि इसका यूज़ अवॉइड किया जाए। जैसे कि ट्रांस फैटी एसिड्स वाला डाइट है, जैसे बेक्ड फूड बहुत लंबे समय तक आप बार बार उसको करोगे तेल डाली हुई चीज़ को, तो ये ट्रांस फैट्स बना लेते हैं पाम ऑयल, तो इसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। दूसरे हमारे देश में मिठाइयाँ और देसी घी भी बहुत खाते हैं यहाँ। देसी मिठाई और जो बेकरी प्रोडक्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, केक और बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। उन दोनों में मतलब अगर वैसे तो दोनों नुकसानदायक है, कंपैरिजन अगर करें तो कौन सा ज़्यादा नुकसानदायक है? देखिए, ये चीज़ है, मैं बोलूँगा वेस्टर्न वर्ल्ड ने ना जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया और देसी घी को अंडररेट किया। अब वो लोग इसको सुपर फूड का दर्जा देने लग गए हैं। देसी घी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए। अब देखा गया ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत अच्छा कंटेंट होता है, ब्लड का जो वेसल्स को स्मूथ करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो देसी घी भी बुरा नहीं है। उसमें जो है रेकमेंडेशन है ना, एक छोटा चम्मच मैक्सिमम पर पर्सन, 1 से 1.5 छोटा चम्मच आपके लिए मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। फ्राई कर करके वो पराठों में डाल के नहीं खाना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप लेते हो तो बुरा नहीं है। हालांकि जो पेशेंट हार्ट की बीमारी के शिकार हो चुके हैं उनके लिए और स्ट्रिक्ट परहेज होते हैं, तो थोड़ा शुरुआती फेज़ में उसको भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ऑल टुगेदर मैं बोलूँगा अवॉइड नहीं करना, रादर जो रिफाइंड ऑयल है उसमें हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है, वो जो है हार्मफुल कर देता है उन ऑयल्स को। तो कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा हाईलाइट किया कि ये बहुत अच्छे हैं और देसी घी को बहुत ही अंडररेट किया, तो ये इतना भी बुरा नहीं था। कारण ये देखा होगा ना, बड़े बुजुर्गों में भी इतनी बीमारियाँ नहीं थी, देसी घी का ही वो सेवन करते थे, रिफाइंड क्या है हमको पता ही नहीं था। अगेन सरसों का तेल भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये जो है सफोला ऑयल वालों ने उसको अंडररेट किया। मैं बोलूँगा कि मिथ वर्सेस रियलिटी थोड़ा अलग है। तो देसी घी टोटली अवॉइड ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन डाइट से आता है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हो, लेकिन एक्सेस में नहीं।
एक हॉस्पिटल में जब भी एंजियोप्लास्टी होती है तो ये आपको लगते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर जाने के बाद मजबूर कर दिया जाता है पेशेंट को कि आपको डलवाना ही पड़ेगा स्टैंड, नहीं तो दिक्कत होगी। तो मतलब ऐसा क्या मतलब हर केस में ऐसी स्थिति होती है या कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने जानबूझ के ऐसी स्थिति की? देखिए ऐसा है कि बहुत बार ये भी याद रखना चाहिए, पेशेंट लास्ट स्टेज में, लेट स्टेज में आता है, उसको हार्ट अटैक आ रखा है, उल्टी घड़ी चल रही है आपकी और आपके पास समय नहीं है, तो एक गंभीरता समझाना डॉक्टर का फर्ज है। भैया आप आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करोगे ना, ये पेशेंट और बैड शेप में आ जाएगा, फिर आपको लगता है कि बेहोश हो रहा है, गंभीर हो रहा है, तब बोलोगे डॉक्टर साहब करो, वो फिर कर नहीं पाएगा। तो गंभीरता बताना फ़र्ज़ है, लेकिन हमने एक रूटीन काउंसलिंग अपने यहाँ चालू की है। इवन ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी हम बहुत बार करते हैं, 2 लोगों के साइन जब तक रिलेटिव्स के नहीं दें। और मैं मानता हूँ कि किसी भी काउंसलिंग के बाद 15-20 मिनट का एक फ्री पीरियड उसको देना चाहिए। वो अपना ओपन माइंड से सोचे, बजाय कि उसके सिर के ऊपर खड़े रहो, क्योंकि वो भी उतना ही गंभीर है, उतना ही इंटरेस्टेड है अपने पेशेंट के बारे में, भी वो ठीक करने के लिए लाया है। तो एक कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं, जो बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। भाई अगर लेट पहुंचे हो तो हार्ट की बीमारी में ना बोलते हैं मिनट इज इक्वल टू मसल, जितने मिनट आप नष्ट करोगे मरीज़ की हार्ट की मसल डैमेज होने लग जाएंगी। तो ये क्राइटेरिया भी डॉक्टर के लिए एक बहुत स्ट्रेस का होता है कि वो गंभीरता को जानता है, वो कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है पेशेंट को, कितना जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो उसके ऊपर भी चैलेंज होता है। तो मैं नहीं मानता भी कोई भी डॉक्टर जो है पेशेंट को बिगाड़ने के लिए लाता है, वो चाहता है वो ठीक होकर जल्दी से जल्दी जाए। अब ये जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर ने ज़्यादा इसमें कमर्शियल एंगल डाल दिया, क्योंकि उनके कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, लेकिन यहाँ तो इतना रीज़नेबल कॉस्ट है। आप मानोगे नहीं कि 20 to 30% पेशेंट अब आयुष्मान के आने लगे हैं, उनके ऊपर तो कोई मनी की बहुत रेशन भी नहीं है, लेकिन उस पर भी पेशेंट अपना विचार बनाना चाहता है ना, उसको 15-20 मिनट दे दो। ज़्यादातर केसेस में ऐसा पॉसिबल होता है। तो आप थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करके बोलो भी 15 मिनट सोच ले, घर बात करनी फ़ोन पे कर ले। भाई नेचुरली आप 10 लोगों को घर से तो नहीं बुला पाओगे ना इतनी देर में, तो पेशेंट या तो कोलैप्स कर जाएगा या दूसरा पेशेंट जो वेट कर रहे हैं उस बेचारे का टाइम नष्ट होगा। तो डॉक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है कि इस चीज़ को पेशेंट को टाइमली फिक्स करना, कि उसको जो है सेटल करना, जिससे वो ठीक हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि एक गुड फेथ में आप करते हो तो जल्दबाजी भी गलत नहीं है, अगर उसकी जान बच रही है तो। बहुत बार ऐसा होता है हार्ट की बीमारी में मिनट्स सेकंड्स में जो है सिचुएशन बदल जाती है, तो इसलिए थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि ये कैशलेस स्कीम्स है, ये ज़रूर थोड़ा सा ईज़ देती हैं हेल्थ सेक्टर को भी, कि जो ट्रीटमेंट हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जो उसको मिलनी चाहिए, डिलीवर होती है एक्चुअल में।